कक्षा 10 के सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, जिसमें अपने सल्तनत काल कैसा रहा भारत में उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसमें हम कई वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। मूलतः ये जो है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो समय है भारत में, जब सल्तनतकालीन और मुगल वंश, या हम कह सकते हैं जब मुसलमानों ने भारत पर राज किया, तो उस समय का ये समय काल है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक है, जिसमें गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा था। सल्तनत काल में जो पहला वंश हुआ वो था गुलाम वंश। पिछले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर उस वीडियो को पहले देखें। अब आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो उसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम एक अन्य वंश खिलजी वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत में जो खिलजी वंश था उसके प्रमुख शासक कौन थे और इस दौरान इन्होंने किस प्रकार के कार्य किए, उसके बारे में आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। तो आखिरी जो शासक था गुलाम वंश का, उसके पतन के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जो इस वंश का संस्थापक था। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। 70 वर्ष का था, काफी उम्र का ये शासक था। इसके भतीजे और जो इसका दामाद भी था अलाउद्दीन ने इसको इलाहाबाद में 1296 में धोखे से इसकी हत्या करवा दी और इसमें सुल्तान बन गया। यानी इसके भतीजे और दामाद जो कि अलाउद्दीन था, उसने जलालुद्दीन की धोखे से हत्या कर दी, और इसकी धोखे से हत्या करने के बाद अलाउद्दीन ही खुद सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती रही। हालांकि अलाउद्दीन ने कई सुधार, ये इस वंश का सबसे बड़ा शासक सिद्ध होता है, जिसने लगभग उत्तर भारत पर 20 सालों तक राज किया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी कह सकते हैं। तो ये अपने सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध रहा। इसने कई राज्यों को भी जीता था, जीत के अपने राज्य में मिलाया था। निकटवर्ती जो पड़ोसी इसके राज्य थे उनको अपने अंदर इसने मिलाया था। और कुछ इसने प्रशासनिक सुधार भी किए थे। अपने जो इसका राज्य था या इसका जो साम्राज्य था उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए इसने कई प्रकार के सुधार किए, कई प्रकार के नए विभाग बनाए। उस वजह से ये चर्चा में रहा या उसकी चर्चा होती है। उसके सिक्कों पर उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था। सिकंदर जो कि इससे पहले भारत में आक्रमण किया था, सिकंदर ने विश्व विजेता बनने के लिए ये सिकंदर चला था। तो उसी तरह विश्व विजेता की उपाधि धारण करने के लिए अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहलवाया, ऐसा इसके सिक्कों पर उल्लेख मिलता है। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर जो कि राजस्थान में है और 1303 चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर लूटा। तो ये दो राजस्थान के ऊपर इसके द्वारा किए गए आक्रमण थे, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया था वो बड़ा ही प्रसिद्ध रहा। इस समय जो चित्तौड़गढ़ पर जो राज्य था वो ऐसा कहा जाता है कि महारानी पद्मिनी थी। पद्मिनी को पाने के लिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसको सफलता नहीं मिली, हालांकि इसको हार का सामना करना पड़ा था वहाँ पर। ये अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया था, तो उस कारण ये आक्रमण जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। यानी इसका मुख्य उद्देश्य था वो उन इलाकों को अपने कब्जे में करना और लूटना था। साथ ही हिंदू धर्म से धर्मांतरित मुस्लिम
सेनानायक मलिक काफूर का भी उसे साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य और पांड्या राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो, जो कि उस काल में एक इनका मुख्य राज दरबारी था, इसने कई ग्रंथ लिखे थे। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। तो एक बार हम इसका जो है वो साम्राज्य देख लेते हैं कि कितना बड़ा था। तो आप ये मानचित्र देख सकते हैं भारत का, जिसमें खिलजी वंश का दिखाया हुआ है। विशेष करके ये जो आपको दिख रहा है ये अलाउद्दीन के समय था, जिसमें आधुनिक जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया है, उसमें लाहौर, मुल्तान, जोधपुर, पानीपत, दिल्ली, ग्वालियर और इधर ये मध्य भारत में हाजीपुर, भोर, ये सब जो एरिया है ये खिलजी वंश के अंतर्गत आता था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ये अपने सुधारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसने कई प्रशासनिक सुधार किए। तो इसने राजस्व ढांचा पुनः निर्मित किया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। खालसी जो मंदिर और मंदिरों के नीचे जो भूमि आती थी उसको इसने राजस्व में, उन पे भी इसने टैक्स लगाए। दिल्ली में मद्य निषेध यानी शराब को निषेध किया। गुप्तचर प्रणाली गठित की। अमीरों में परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी इसने। अमीर उस समय के जो मंत्री वगैरह होते थे या प्रशासन में जो मुख्य भूमिका निभाते थे उनको अमीर बोला जाता था। तो इसने ये कई काम किए। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं को यस्मिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमकिन की उपाधि धारण की। उसने ये उपाधि भी धारण की थी। खजाइन उल फतुआ में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चारावाह कहा है। ये खजाइन उल फतुआ अमीर खुसरो ने लिखी थी। इस पुस्तक में इसने अलाउद्दीन को क्या कहा है? विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। तो अमीर खुसरो इसी का राज दरबारी था और इसी के नीचे पलता फूलता था। तो अमीर खुसरो तो इसकी बड़ाई करना ही था, इसलिए उसने उसको विश्व का सुल्तान कहा, जनता का चरवाहा कहा। वैसे ये ज़्यादा अच्छा शासक साबित नहीं हुआ जनता के हिसाब से, क्योंकि इसने काफ़ी लूट खसोट मचाई थी। जैसी पदवियों में विभूषित किया। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाकपत्ती व प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार उसका जो था बाजार नियंत्रण था, यानी बाजार पर इसने पूरा नियंत्रण किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कर की वसूली है वो की जा सके। दीवाने रियासत, बाजार का नियंत्रक जो अधिकारी होता था उसको दीवाने रियासत कहा जाता था। सहना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा होता था। मुहतसिब जनसाधारण का रक्षक और नापतोल का निरीक्षण करता होता था। बरीद मुमालिक गुप्तचर अधिकारी होता था। आदि नए पद सर्जित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने ये कई नए पद भी सर्जित किए। एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से थे। दीवाने रियासत, सहना या दंडाधिकारी, मुहतसिब और बरीद मुमालिक। दीवाने रियासत जो था वो बाजार का नियंत्रक था। सहना या दंडाधिकारी था वो बाजार का दरोगा होता था। और मुहतसिब जो होता था वो नापतोल का निरीक्षण करता होता था। बरीद मुमालिक जो गुप्तचर इसने प्रणाली शुरू की थी, उन गुप्तचरों का ये अधिकारी जो होता था उसको बरीद मुमालिक बोला जाता था। ये कुछ उसने नए पद सर्जित किए थे। उसने अपनी एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार भी किए थे, यानी उसकी जो सेना थी वो बड़ी विशाल थी। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखारी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था। ये एक बाजार था सराय ए अदल, जिसमें स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का जो खरीद फरोख्त होती थी। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ये नोट डाउन कर लें आप सभी, ये महत्वपूर्ण है। यानी ये पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। इससे पहले जो सैनिक थे उनको या तो थोड़ी बहुत भूमि दे दी जाती थी या बदले में कुछ उनको राशन वगैरह दे दिया जाता था, खाने पीने की वस्तुएं, या छोटी मोटी भूमि उनको दे दी जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने नगद वेतन देना शुरू किया। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोस ए सीरी बनवाया, यानी अलाई किला बनवाया जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना, उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उस वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। उसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। यानी इसका अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो ये था खिलजी वंश जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो सभी विद्यार्थियों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको आप अच्छी तरह देख लें। आशा है ये वीडियो सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कुछ दिखते हैं आपके तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।